अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं एक चीज़ सोच रहा था, आपने भी लाज़मी सोची होगी। आपने कभी शायद सोची हो जब टीवी शोज़ वग़ैरह देख रहे होते हैं या कोई टॉक शो वग़ैरह देख रहे होते हैं या आप कोई कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या कभी आप कोई फ़ेसबुक स्क्रॉल वग़ैरह कर रहे होते हैं, तो आपको ये चीज़ देखने को या सुनने को मिलती है कि जो आपका डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है दिन ब दिन, और जो आपका रुपया है वो नीचे आ रहा है दिन ब दिन, डिवैल्यू होता जा रहा है। अब आपके दिमाग में हमेशा अनजाने में या जाने में एक एक सवाल आया होगा कि यार, डॉलर ऊपर क्यों जाता है और रुपया नीचे क्यों आता है, इसकी क्या वजह है। लेकिन फिर आपने सोचा होगा चलो जान दो यार, कोई मसला नहीं है। लेकिन आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लें कि क्या वजह है एक डॉलर के या किसी भी करेंसी के, कैनेडियन डॉलर हो गया, आपका जो है यूरो हो गया, या आपका जो है आपका पाउंड हो गया वगैरह, डिफरेंट करेंसीज दुनिया में, वो क्यों ऊपर जाती हैं या नीचे आती हैं, या पाकिस्तानी रुपया जो है वो क्यों ऊपर आता है और वो क्यों ऊपर जाता है या कभी क्यों नीचे आता है, क्या वजह है इसकी। तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करें। तो अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। समझने की ये चीज़ ज़रूरत है कि भाई, डिमांड और सप्लाई का प्राइस पे क्या इम्पेक्ट है। डिमांड और सप्लाई का प्राइस पे क्या इम्पेक्ट है। आपके दिमाग में भी ये सवाल जो है वो बहुत दफ़ा उठा होगा, आपको पता भी होगा शायद, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी भी मार्केट में, लेट्स सपोज एग्जांपल से डिस्कस करते हैं तो अच्छे से समझ आएगी। एक मार्केट में 100 सेब बिक रहे हैं, और मार्केट में जो अवाम जो उसको सेब ख़रीदना चाह रही है, जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं सेब को, वो 150 है। तो इसका मतलब क्या, अब मार्केट में सप्लाई कितनी की है टोटल सेब की, 100 एप्पल्स की या 100 सेबों की, और जो लोग जो उसको कंज्यूम करना चाह रहे हैं वो 150 है। तो अब डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई 100 है। तो जब डिमांड 150, सप्लाई 100, तो आपको लगता नहीं है प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी। क्यों ज़्यादा हो जाएंगी, लोगों की जो है वो ज़्यादा, वो लोग उसको ज़्यादा लोग ख़रीदना चाह रहे हैं और चीज़ें कम हैं। तो जब कोई भी चीज़ कम होती है, उसके जो उम्मीदवार या उसके ग्राहक ज़्यादा होते हैं, तो चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या, मार्केट में 150 सेब की सप्लाई और डिमांड जो है वो 100 सेबों की। तो जब डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको बताऊं तो क्या 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 शॉर्ट में क्या कह सकता हूँ, शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और उसी चीज़ की सप्लाई जो है वो मार्केट में कम है, तो उस चीज़ की प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर एक चीज़ की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है और उसकी जो डिमांड जो है वो कम है, तो उस चीज़ की क्या होगी, प्राइस जो है वो कम होगी। तो पहली चीज़ तो हमने ये समझ ली, डिमांड और सप्लाई का प्राइस में क्या रिलेशन होता है। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ तो समझ ली कि डिमांड का कम होने से और जो सप्लाई है उसका ज़्यादा या कम होने से प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर डॉलर की, क्योंकि हम डॉलर की बात कर रहे हैं, तो डॉलर की डिमांड और सप्लाई किस तरह बढ़ती है और वो कैसे डॉलर के ज़्यादा होने पे और जो रुपी है उसको डी वैल्यू होने में, मतलब एक जो है वो रीज़न साबित होती है। अच्छा, हमारे मुल्क में ना दो किस्म या दो तरीके से जो है ना वो डॉलर आता है, जो मेन दो रीज़न्स हैं। हम जो मुल्क, अपने मुल्क की जो चीज़ें बनाते हैं और उनको जब हम बाहर बेचते हैं एक्सपोर्ट्स के थ्रू, तो हमें, क्योंकि एक इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर वगैरह, तो हमें जो जो वापसी में इन रिटर्न जो हमें कंसिड्रेशन मिलती है वो डॉलर में मिलती है। हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की तो हमें डॉलर मिले। लेकिन इन कॉन्ट्ररी हमें एक चीज़ भी एक और नोट करनी पड़ेगी कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स भी करता है। तो हमें पेमेंट्स भी, जब बाहर के मुल्क से हमने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, तो हमें पेमेंट्स भी डॉलर में ही करनी होती है, क्योंकि डॉलर क्या है, इंटरनेशनल करेंसी है। तो हमें पेमेंट्स भी जो है वो डॉलर के थ्रू ही करनी होती हैं। अब जब भी आप खुद सोचें, जब भी एक मुल्क में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होंगी और जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगी, तो आपका डॉलर तो कम आ रहा होगा
और इन रिटर्न में क्या होगा, आपके जो डॉलर्स हैं वो ज़्यादा जा रहे होंगे, तो आपका जो नेट होगा वो हमेशा आउटफ्लो होगा डॉलर का। तो यहाँ से भी आपके मुल्क से डॉलर चले गए, और क्योंकि आपके अपने मुल्क के अंदर भी डिमांड होती है डॉलर्स वगैरह की। दूसरा क्या हो सकता है, अब जो आपके जो सोर्स ऑफ डॉलर है वो दूसरा हो क्या सकता है, आपके जो लोग मुल्क में जो फैमिलीज़ वगैरह रहती हैं, आपके भी शायद कोई रिश्तेदार वगैरह बाहर रहते हों, उन फैमिलीज़ के कुछ मेंबर्स बाहर रहते हैं, या कभी कभी पूरी फैमिलीज़ बाहर रहती हैं, और वो बाहर से रेमिटेंस पाकिस्तान अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों वगैरह को भिजवाती हैं। अब उनके थ्रू भी, क्योंकि वो बाहर काम करते हैं, फॉरेन करेंसी वो जो है वो लेते हैं, और वो भेजते भी फिर ऐसा फॉरेन करेंसी बैंक के थ्रू हैं। तो वो जब पैसे आपके पाकिस्तान मुल्क में आते हैं, तो फॉरेन करेंसी, लेट सपोज अगर हम यूएसडी की बात करें, तो आपके मुल्क में वो यूएसडी आता है। दूसरा सोर्स ये भी हो सकता है। तीसरा सोर्स क्या हो सकता है, तीसरा सोर्स क्या होता है कि आपके जो बाहर के लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह, बाहर के जो बिजनेसमैन्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर उनको कोई अच्छी जो है वो ग्रोथ मुल्क में नज़र आती है, अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो वो बाहर से आपके मुल्क में आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी करेंसी डॉलर में होती है। तो वो आपके मुल्क में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी डॉलर आपके मुल्क में लाते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं बड़े बड़े, जिनके थ्रू, और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये कुछ 2-3 बड़े तरीके हैं जिनके थ्रू आपके मुल्क में जो है वो डॉलर आता है। और फिर आपको जब इंटरनेशनल परचेजेस वगैरह करनी होती हैं, गैस वगैरह की या कुछ भी, तो आपको वही डॉलर जो है, क्योंकि आप रुपी, अगर आपकी करेंसी है, अगर आपकी एक रुपये करेंसी है, तो वो तो आपके मुल्क के अंदर चलती है, बाहर तो नहीं चलती। इंटरनेशनल जो है वो एक्सचेंज तो एज सच वो इंटरनेशनल एक्सचेंज उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता ना, तो आपको पेमेंट्स डॉलर वगैरह में ही करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से अगर आपके मुल्क में डॉलर कम है, आपके फॉरेन रिज़र्व्स जो हैं वो कम हैं, और आपके मुल्क में जो है फॉरेन रिज़र्व्स या फॉरेन करेंसी की जो है डिमांड ज़्यादा है, तो वो जो आपकी फ़ॉरेन करेंसी होती है वो बूस्ट कर जाती है, और आपकी जो वैल्यू, आपकी रुपये की वैल्यू होती है वो डी वैल्यू हो जाती है। और अगर इन कॉन्ट्ररी क्या होता है कि अगर आपके मुल्क में उस डॉलर की मिकदार ज़्यादा पड़ी हुई है, और आपके मुल्क में उस चीज़ की जो जो डिमांड है वो कम है, तो क्या होगा, आपके मुल्क में उस करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जो है जो आपकी रुपये की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अब ये तरीका होता है, ये वजह होती है जिसकी वजह से डॉलर जो है ऊपर जाता है। क्या वजह होती है कि हमारे मुल्क में जो है हमारी जो डिमांड है डॉलर की, लोग ऐसे भी करते हैं, लोग बहुत से ख़रीद के अपने घर रख लेते हैं, क्योंकि वो सर्कुलेट होता नहीं है, वो आपकी इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट होता नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है कि आप लोग ख़रीद रहे होते हैं धड़ाधड़, और उसको सर्कुलेट नहीं करवा रहे होते, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है, और आपके मुल्क में इतना डॉलर होता नहीं है, क्योंकि आप इंपोर्ट्स पे ज़्यादातर वो होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद आप जो है बाहर से इतनी चीज़ें ख़रीदते हैं, और भी बहुत वजूहत हैं। आपके मुल्क में जो है फ़ॉरेन रेमिटेंस कभी कम आ जाती है, उसकी वजह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कभी कभी कम आ जाती है। तो इन्वेस्टमेंट कम आने की वजह से भी क्या होता है कि आपके मुल्क में डॉलर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से डॉलर जो है बूस्ट करता जाता है। इस वजह से आपको इसको आपने देखा भी होगा कि इन 2-3 चीज़ों को कोप करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब होते हैं या हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इंडोर्स करते हैं बाहर की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या बाहर के जो लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं मुल्क में, उनको इनकरेज करते हैं कि आप आएँ, मुल्क में आएँ, और हमारे मुल्क में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करें। और क्या करें कि जो दूसरे हमारे जो बाहर मुल्क में जो हमारे पाकिस्तानी लोग जो रह रहे होते हैं, उनको कहते हैं कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ॉरेन करेंसीज भेजें। या तीसरी चीज़ क्या करते हैं, जैसे अभी आपको कुछ टाइम पहले याद होगा हुकूमत ने क्या किया था, इंपोर्ट्स पे बहुत बड़ी जो इंपोर्ट्स वगैरह, लग्जरी इंपोर्ट्स वगैरह थी, उन पे जो है वो पाबंदी लगा दी थी। क्यों लगाई थी, क्योंकि आप इंपोर्ट्स पे जो है वो डॉलर्स वगैरह पे करते हैं, जिसकी वजह से आपके मुल्क में जो डॉलर वगैरह कम हो जाता है। तो डॉलर कंट्रोल करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने ये जो स्ट्रेटजी अपनाई थी। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि हमारे मुल्क में महंगाई, या पूरी दुनिया में, आप हमारे मुल्क की तो बात ही ना करें ना, पूरी दुनिया में महंगाई होती है। अब महंगाई होती क्यों है, क्या वजह होती है, सेम रीज़न, वही डिमांड और सप्लाई का। अगर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उस चीज़ के मुल्क में सप्लाई कम है, तो श्योरली अगर आप एक मुल्क में, पूरे मुल्क में 10 सेब हैं, और पूरे मुल्क में जो पूरी
करेंसी जो है, लेट सपोज वो 10 रुपये पड़ी हुई है, पूरे मुल्क के पूरे लोगों के पास 10 रुपये पड़े हुए हैं और पूरे मुल्क में जो है वो है सेब जो है वो 10 दाने हैं, तो शायद जो है अगर कोई और चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, लेट सपोज हम सपोज़ करते हैं कि एक सेब की कीमत कितनी होगी, लेट सपोज 1 रुपये होगी, क्योंकि पूरे मुल्क में जो है वो 10 रुपये पड़े हुए हैं और पूरे मुल्क में जो है वो सेब भी 10 हैं। अब एज्यूम करें कि पूरे मुल्क में अगले साल क्या होता है कि टोटल जो रुपीज़ वगैरह पड़े होते हैं वो 15 हो जाते हैं और जो प्रोडक्शन सेब की होती है वो सेम ही होती है 10। तो वही बात डिमांड और सप्लाई की जो हमने स्टार्ट में जो समझी थी, क्या कि अगर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, लोगों के पास टोटल इकॉनमी में 15 रुपये हैं और सेब वही के वही 10 हैं, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो क्या हो गया, सेब की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। सेब की जब डिमांड जो है ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब सप्लाई उतनी कांस्टेंट ही है, तो सेब की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी और एक अमाउंट आएगी इक्विलिब्रियम, ऑटोमेटिकली उस पर जाके जो है वो फिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से अगले साल इस तरह दोबारा होगा कि अगर रुपीज़ की टोटल, अगर सेब की सप्लाई ज़्यादा हो गई 15 हो गई और आपके जो मुल्क में वो भी टोटल 15 रुपये हैं, तो शायद दोबारा 1 रुपये का एक सेब आपको मिले। नहीं, अगर सेब और कम हो गए तो शायद प्राइस और ज़्यादा हो जाए। जैसे आपने देखा होगा मुल्क में गंदम की पैदावार अगर कम होती है तो उस साल जो है, क्योंकि पैसा तो वही होता है आपके मुल्क में, जब गंदम की पैदावार कम हो जाती है तो आपको क्या होता है कि मुल्क में जो है इन्फ्लेशन वगैरह ज़्यादा हो जाती है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो श्योरली लोग जो हैं सफ़र वगैरह करते हैं उस वजह से। अब सवाल ये है कि अगर इन केस वही मिसाल अगर मैं सेब वाली लूँ कि क्या अगर मुल्क में महंगाई होना एक मुस्बत पॉजिटिव चीज़ है या जो है वो एक मनफी या नेगेटिव चीज़ है। यार देखें, अगर ये सवाल पूछा जाए तो कह सकते हैं महंगाई थोड़ी बहुत होना पॉजिटिव चीज़ कैसे है। लेट सपोज आपकी जेब में आज वही एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हमने पहले एग्ज़ाम्पल वही लेके चले तो हम कोशिश करेंगे उसी एग्ज़ाम्पल को आगे लेके चलें। 10 रुपये हैं पूरे मुल्क में और 10 सेब हैं पूरे मुल्क में। अब अगर पूरे मुल्क में प्राइस जो है वो एक सेब की 1 रुपये है, अगले साल क्या होता है, अगले साल लेट सपोज जो है वो कीमत हो जाती है 1.5 रुपये। रीज़न भी क्या होता है कि मुल्क में जो है वो करेंसी वगैरह जो है वो ज़्यादा हो जाती है और सेब की पैदावार उतनी की उतनी होती है। तो 1 साल पहले लोगों को पता होगा, 1 साल पहले मतलब पिछले साल जब 10 रुपये पूरी इकॉनमी में थे और 10 रुपये के जो है और टोटल सेब भी 10 थे, तो लोगों को उसी टाइम एक सेंस आ गई होगी। अगर पिछले जो है सालों में महंगाई बढ़ती जा रही है तो उनको उस टाइम भी एक आइडिया होगा कि जो परचेजिंग पावर है उस बंदे की, वो उस टाइम 1 रुपये का एक सेब मिल रहा था और क्योंकि उस टाइम उस बंदे को पता होगा कि अगले साल मेरे पास अगर मैंने 10 रुपये अपने जो है लेट सपोज उसने तिजोरी में डाल के अपने कमरे में रख लिए, तो वो 10 रुपये अगले साल उस 10 रुपये की परचेजिंग पावर 10 रुपये नहीं होगी, शायद उस 10 रुपये की परचेजिंग पावर जो है वो 8 रुपये हो, 7 रुपये हो, क्योंकि अगले साल वही सेब जो है आपको 1.5 रुपये में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ी बहुत महंगाई होने का अगले साल चांस होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने पास पैसा जमा करके नहीं रखते। लोग जो है अपने पास पैसा जमा करके इसलिए नहीं रखते क्योंकि वही पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो नहीं रहती 1 साल बाद जो आ जाए। तो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, आगे लगाते हैं। जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मुल्क की जो है वो ग्रोथ होती है, मुल्क चलता है, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, मुल्क चलता है, उसमें इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, ठीक है, सर्कुलेट करता है पैसा। अगर इन कॉन्ट्ररी इसके अपोजिट है, इसके मुतज़ाद अगर हम देखें, अगर आपको लगता है कि अगले साल जाके महंगाई वगैरह नहीं होगी और चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी और लेट सपोज वही एग्ज़ाम्पल के सेब जो है लेट सपोज 15 हो जाते हैं अगले साल और जो है आपके मुल्क में 10 के 10 रुपये ही रहते हैं, तो आपको शायद एक सेब 1 रुपये का ना मिले, शायद आपको आधे रुपये का मिले, शायद आपको 70 पैसे का मिले एक सेब। तो लोग क्या करेंगे, आज अगर लोगों को पता है कि अगले साल जो है वो एक चीज़ की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, तो लोग आज उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोगों को पता होगा कि आज का जो पैसा है 1 रुपये या आज के जो 10 रुपये हैं उसकी परचेजिंग पावर अगले साल ज़्यादा होगी, तो लोग उस पैसे को जमा करके रखेंगे, अपनी तिजोरी में रख देंगे। क्यों खर्च करेंगे? कि भाई लोग कम से कम खर्च करेंगे ताकि वो पैसा हम अगले साल जाके यूटिलाइज़ कर सकें जब चीज़ें और सस्ती हो जाएं। तो उस वजह से जब पैसा फंस जाता है तो इकॉनमी में वो पैसा सर्कुलेट नहीं करता। जब लोग
इकॉनमी में पैसा सर्कुलेट नहीं करता तो लोगों को इन्वेस्टमेंट्स या मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती। जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती तो लोग क्या होते हैं, लोग जो है उस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिलती, लोग जो है बहुत से लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, लोग मसाइल मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात, जब ये पैसा इकॉनमी में ज़्यादा या कम होता है तो ये कभी भी इवनली ज़्यादा कम नहीं होता। शायद वो जो पूरी इकॉनमी में पहले 10 रुपये थे, अब टोटल एक पूरी इकॉनमी में 15 रुपये हो गए हैं। तो 15 रुपये होने से महंगाई तो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सेब 10 रुपये 10 सेब ही थे पूरे मुल्क में, तो शायद अगले साल जाके 1.5 रुपये का एक सेब मिले। लेकिन ये जो 5 रुपये का इंक्रीज़ आया है 10 से 15 का, आपको लगता नहीं है कि ये शायद किसी 10 50 100 बंदों के पास, अमीरज़ादों के पास आया हो? शायद जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनके पास पैसे का इंक्रीज़ आया ही ना हो। लेकिन टोटल इकॉनमी में पैसा ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, टोटल इकॉनमी में पैसा ज़्यादा होने की वजह से महंगाई बढ़ गई, जिनकी वजह से जब महंगाई बढ़ी तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब हर चीज़ महंगी होती है तो इससे जो है वो जो गरीब बंदा है वो भी मुतासिर होता है, क्योंकि उसके पास पैसे का इनफ्लो हुआ ही नहीं होता। पूरी इकॉनमी में पैसा अमीर के पास गया होता है, जो ज़्यादा पैसा हुआ होता है। तो उस वजह से जो गरीब की कमाई है वो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन गरीब जो है इस महंगाई से इम्पेक्ट हो जाता है। तो यही होता है कि इकॉनमी को अगर आपने बूस्ट करना है तो थोड़ा बहुत आपको इन्फ्लेशन वगैरह का रेट रखना पड़ता है, ताकि जो है लोग जो है मुल्क में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते रहें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलें, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।